हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, किसी ने कमेंट के माध्यम से ये पूछा है कि सर, हमारे चाचा जी का निसंतान मृत्यु हो गई है, तो वैसे कंडीशन में जो चाचा जी का संपत्ति है, जो जमीन है, उसका बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा। क्या वो जमीन सरकार के नाम से हो जाएगा। तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना तो बनता ही है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग काफी कंफ्यूजन हो सकते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में दूर होने वाला है। अगर ये वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो ये सब कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं रहेगा, जरा सा भी नहीं। लेकिन अंत तक देखना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसीलिए बने रहें अंत तक, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। यहां पर हम मान लेते हैं निसंतान, जिसका कोई वारिस नहीं हो, ठीक है, जिसका बेटा बेटी ना हो, विधवा भी नहीं हो, माता भी नहीं हो, ठीक है। संतान में हालांकि बेटे बेटी आ जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ बंटवारा का बात हो, हिस्सेदारी का बात हो, तो ऐसे कंडीशन में उसका जो विधवा है, ठीक है, जो मर गया है, उसका जो विधवा पत्नी है, ठीक है, या उसके जो माता है, वो भी एक तरह के हिस्सेदार होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों मान के चलिए कि यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति है और उसका पत्नी बी है, ठीक है। ए बी पति पत्नी है, और इनके जो है मान के चलिए कि एक पुत्री है एक्स माइनस, और वाई एक पुत्र है और जेड एक पुत्र है। प्लस प्लस का मतलब यहाँ पर पुत्र समझ रहे हैं, और माइनस का मतलब पुत्री समझ रहे हैं आपको, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो भाई बंटवारा सिंपल सी बात है, इन लोगों के बीच होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तब की बात यहाँ पर करना है। तो चलिए आपको यहाँ पर समझना होगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 1956 है, उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, यानी उत्तराधिकारियों को क्लास में बांटा गया है, वर्ग में बांटा गया है कि भाई क्लास 1 कैटेगरी के कौन कौन लोग हैं, क्लास 2 कैटेगरी के कौन कौन लोग हैं, ठीक है। जब इसको समझ जाइएगा तो भाई किनको वो संपत्ति मिलेगा जो निसंतान है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला दोस्तों, अगर मान के चलिए कि अगर ए का संपत्ति है और ये बिना वसीयत किए हुए मर जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वसीयत करके मरेगा, वसीयत यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं विल, ठीक है। अगर वसीयत करके मरा है, मतलब जमीन का बंटवारा करके अगर मरा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसका फिर बंटवारा ही नहीं होगा, वसीयत के आधार पर ही सारा बंटवारा हो जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर चाहेगा ना, जीते जी अपना जमीन का जो है एक वसीयत सादा पेपर में जो है बनवा सकता है कि भाई इस जमीन में इतना हिस्सा इसको मिलेगा, इतना इसका मिलेगा, इसको वहाँ मिलेगा, इसको यहाँ मिलेगा, सारा डेटा बना देगा, 2 गवाह का हस्ताक्षर रहेगा, ठीक है। तो ये वसीयत बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। हालांकि बाद में वसीयत चैलेंज भी किया जाता है, क्योंकि भाई कई लोग जो है फर्जी वसीयत बना लेते हैं, कोई भाई है स्वार्थ के लिए फर्जी वसीयत बना लिया, या फिर बहुत सारे इसमें रिलेटेड क्वेरी है, चलिए हटाइए, ठीक है। तो अगर बिना वसीयत किए हुए अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, तब की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो बंटवारा कैसे होगा, तो देखिए दोस्तों, अगर उसका पुत्र पुत्री है तो भाई सिंपल सी बात है, साथ में विधवा है, तो जितना भी संपत्ति है बंटवारा होगा सब में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो क्लास 1 जो है उसमें कौन कौन से उत्तराधिकारी आएंगे, वारिस आएंगे, इसको देख लीजिए। जैसे पुत्र हो गया, पुत्री हो गया, ये सब क्लास 1 के हैं, ठीक है। पुत्र पुत्री, आजकल भाई पुत्र या पुत्री सबको बराबर हिस्सा मिलेगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत। एक बात आपको ये भी ध्यान में रख लेना चाहिए कि भाई जो सिविल मामला है उसके लिए भाई हर धर्म का या फिर कुछ धर्मों का जो है अलग अलग लॉ होता है। ऐसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है ना सिख धर्म, साथ में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब भी शामिल है। इसको भी ध्यान में आपको रखना है, हिंदू के साथ साथ सिख बौद्ध जैन ये जैन ये भी शामिल हैं, ठीक है। बाकी बात मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, ठीक है। सिख ये क्या बोलते हैं, ईसाइयों के लिए अलग है, पारसियों के लिए अलग है, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्लास 1 में कौन कौन आएंगे, जैसे पुत्र हो गया, पुत्री हो गया, या मृतक की पत्नी, यानी से अगर ये मर जाएगा तो इसकी पत्नी, ये भी क्लास 1 के अंतर्गत आती है, ठीक है। मृतक की माता, जो मृतक जो मर गया है व्यक्ति, ठीक है, उसके जो माता है वो भी क्लास 1 के अंतर्गत है। पुत्र के पुत्र, ठीक है, यानी मान के चलिए कि ये मृतक है, ठीक है, ये मर गया है, अब इसका जो पुत्र है, मतलब पुत्र भी नहीं है चाहे पुत्री भी नहीं है, तो इन लोग का जो वारिस होगा, ठीक है, जेड का चाहे वाई का, जो एक्स का, ये सब भी क्लास 1 के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आपको समझना है कि ये जो पति पत्नी है, इसके आगे यानी इसके जो वारिस हैं, बेटे बेटियां हैं, पोते पोतियां हैं, ठीक है, उनको जो है क्लास 1 के कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये सब है ही नहीं, यानी पुत्र की विधवा तक भी नहीं है, ठीक है, यानी क्लास 1 के कोई भी मौजूद नहीं है, तो जमीन किसको जाएगा। तो दोस्तों जमीन अब क्लास 2 के अंतर्गत
जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत बंटवारा होगा। अब क्या होगा, सबसे पहले पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा पिता को। यानी अगर ए जो है मर जाता है, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, ए मर जाता है बिना वसीयत किए हुए, इसका विधवा भी नहीं है, इसका पुत्री भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, और ये पुत्र भी मतलब कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इसका जो पिता होंगे वो पहला हकदार होंगे। यानी जितना भी संपत्ति होगा ए के नाम से वो उसके पिता के नाम से हो जाएगा, ठीक है। तो पहला उत्तराधिकार जो है क्लास 2 के अंतर्गत इसके पिता होंगे। अगर पिता भी नहीं है तो वैसे कंडीशन में पुत्री के पुत्र, यानी इसका जो पुत्री का पुत्र नहीं, पुत्री के पुत्र का पुत्र, यानी जो पुत्री है इसकी जो बेटी है, अगर बेटी का बेटी है, ठीक है, और उसका अगर कोई बेटा या बेटी रहता है तो उसको क्लास 2 में रखा गया है, जो कि पिता के बाद। देखिए, पिता संपत्ति ए के लिए अर्जा, ए बंटवारा कर लिया। अब देखिए हुआ क्या कि पिता को जो है क्लास 2 में रख दिया गया। भाई देखिए, क्लास 1 का भी जो है उत्तराधिकार नहीं है पिता, सोचिए। इसीलिए हम जितना भी संपत्ति अर्जित कर रहे हैं ना साहब, ये बेटा बेटी के नाम से है, ठीक है, पोता पोतियों के नाम से है। जब वो सब नहीं रहेंगे तब जो है सो दूसरा पीढ़ी में फिर हमको प्रायोरिटी दिया जाएगा, मतलब दूसरा क्लास में। सोचिए, ऐसी स्थिति है। खैर हटाइए, आजकल संपत्ति का दौड़ लगा हुआ है, अपनाने का दौड़ लगा हुआ है, स्वार्थ की भावना पर फैली हुई है, तो क्या कीजिएगा। आजकल भाई अर्थियाँ निकलती नहीं है, लोग मरते नहीं हैं कि बंटवारा का सवाल वहाँ खड़ा हो जाता है कि भाई अब बंटवारा कैसे होगा, ये स्थिति है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, दुनिया इसी तरह से चल रहा है तो सबको चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अगर पिता नहीं है तो पुत्री का पुत्र या पुत्री, या फिर पुत्री की पुत्री का पुत्र या पुत्री। अगर पुत्री की पुत्री है, यानी कह लीजिए कि उस आदमी का नतीनी की पुत्री या पुत्र, तो वो क्लास 2 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा प्रायोरिटी में इसको रखा गया है क्लास 2 में, ठीक है। क्लास 2 में पहले पिता अगर है तो पिता को सारा संपत्ति मिलेगा, अगर पिता नहीं है तो फिर जो पुत्री के जो पुत्र है, या नहीं, पुत्री के पुत्र का जो पुत्र या पुत्री है, साथ में पुत्री की पुत्री का पुत्र पुत्री है, सब में बराबर रूप से बंटवारा होगा, ठीक है। अगर ये सब भी मौजूद नहीं है तो कहां जाएगा संपत्ति, वो भाई का पुत्र और पुत्री, जो ए का भाई होगा ना, उसका जो पुत्र होगा या पुत्री होगा, उनमें चला जाएगा संपत्ति, या फिर बहन का जो पुत्र होगा या पुत्री होगी उसमें बराबर रूप से बंटवारा होगा, बराबर रूप से बंटवारा होगा, इसको ध्यान में रखना है। यानी जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे सब में, अगर पिता है तो पिता को सारा संपत्ति मिलेगा, अगर ये सब हैं तो इनको सारा संपत्ति मिलेगा, अगर ये सब भी नहीं है तो फिर इनको संपत्ति मिलेगा, अगर ये सब भी नहीं है वैसे कंडीशन पिता का जो पिता है, पिता की जो माता है, ठीक है, उसको जाके संपत्ति मिलेगा। यानी इसके जो पिता हैं उसका पिता या माता अगर जीवित है, ऐसा कंडीशन जल्दी होता नहीं है, लेकिन अगर रह गया बाय द वे तो फिर उनको संपत्ति मिलेगा, ठीक है। फिर पिता की विधवा, ठीक है, पिता की विधवा और भाई का विधवा, ये सब भी जो है क्लास 2 के अंतर्गत रखेंगे, भाई का विधवा। और साथ में पिता की उस विधवा का बात किया गया है, देखिए पिता के उस विधवा का यहाँ पर बात किया गया है, मतलब बहुत बार जो है ऐसा, मतलब 2-3 शादी लोग करते हैं तो एक विधवा ऐसी होती है उसमें वंश है ही नहीं, तो उनको भी जो है सो हिस्सा मिल सकता है अगर ये सब ना रहे तो, ठीक है। पिता की विधवा और भाई का विधवा को भी हिस्सा मिल सकता है, लेकिन ये सब अगर ना रहे तब, ठीक है। फिर अगर ये सब भी ना रहे तो ऐसे कंडीशन में पिता का भाई और बहन, जो पिता का जो भाई बहन होंगे उनमें हिस्सा चला जाएगा, ठीक है। फिर साथ में माता का, अगर ये सब भी नहीं हो तो माता का जो पिता, फिर माता में चलने लगेगा। यहां तक तो भाई पिता में था मामला, ठीक है। अब माता का जो पिता होगा, यानी कुल मिलाकर के नाना, जो आदमी मरा है उसका नाना या फिर नानी में जो है सो बंटवारा होगा, मतलब हिस्सा चला जाएगा, ठीक है। जितना भी संपत्ति उनको चला जाएगा अगर ये सब नहीं रहते तो, ठीक है। फिर माता का भाई यानी मामा, जो आदमी मरा है उसके मामा या फिर माता की बहन या फिर मौसी कह लीजिए, उनमें हिस्सा चला जाएगा। तो इस तरह से जो है क्लास 2 के अंतर्गत जो है सो हिस्सा होता है। तो क्लास 1 और क्लास 2 ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लास 1 के लोग अगर बाय द वे नहीं रहते तो क्लास 2 में कोई ना कोई तो जरूर रह जाते हैं, ठीक है। तो इतना दूर तो संपत्ति नहीं आता है, कुल मिलाकर के देखिएगा तो 99.9% में यहीं पर अटक करके रह जाता है। बाकी बात हो सकता है कि 0.1% या 0.23% हो चांस की ये सब में संपत्ति जाता हो।
मुझे इतना आंकड़ा नहीं हो सकता है, 1-2% के आसपास भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन समझना भाई, कानून में ये चीजें हैं, और ऐसा ऐसा बात भी नहीं कि ऐसा कंडीशन उत्पन्न नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है संपत्ति का बंटवारा होगा यदि कोई व्यक्ति निसंतान है तो, यानी निसंतान मतलब अगर ये सब नहीं है तो फिर बंटवारा इस तरह से किया जाएगा। या फिर जो है पुत्र पुत्री, बहुत लोग जो है निसंतान मतलब पुत्र पुत्री नहीं है तो निसंतान माना जाता है, तो भाई वो जमीन जो है उसके पत्नी के नाम से हो जाएगा, उसके माता के नाम से हो जाएगा, ठीक है, पिता के नाम से हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, वो भी आपको समझना है, ठीक है। जब पिता माता विधवा ये सब भी ना रहे तब जो है ये सब के ऊपर लागू होगा। उसके बाद अगर दोस्तों ये सब भी नहीं हो तो जो गोतिया में जो आते हैं चचेरा भाई, मतलब दूर वाला चचेरा भाई, ये भाई वो भाई, ठीक है, और दूर दूर में जो रिश्तेदार है उनमें वो संपत्ति चला जाएगा। वो सब भी नहीं है तो लास्ट में सरकार को चला जाएगा क्या, ठीक है। जब कोई मिलवे नहीं करेगा, जो जब उसमें कोई हिस्सा दिखाएगा ही नहीं, हक दिखाएगा ही नहीं, ठीक है, और जो दिखा रहा है फॉल्स है, तो वैसे कंडीशन में सरकार के नाम से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा कि अगर कोई व्यक्ति निसंतान मर गया है, मृत्यु हो गई है और वो हिंदू है, वैसे कंडीशन में जमीन का बंटवारा किस प्रकार होगा, समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है, क्योंकि बारीकी से मैंने समझाने का प्रयास किया है भाई, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप देखते तो कभी जीवन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहां तक हमें लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।